अभी तक हमने समानता का अधिकार मूल अधिकारों के तहत कंप्लीट कर लिया है। समानता के अधिकार में जितने अभी तक 12 से लेकर समानता के अधिकार 14 से 18 और मतलब मूल अधिकार जितने हमने किए उसमें अभी तक हमारा 18 तक के आर्टिकल अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में आपके कमेंट्स में बाद में पढ़ूंगी, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए क्लास के एंड में इस विषय पे वापस चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 18 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में जो स्वतंत्रता का अधिकार का जो है 19 से 22 तक, उसके बारे में आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमारे संविधान ने हमें दी है और इसके अलावा मूल संविधान में कौन सी स्वतंत्रता थी और किस तरह से वो हटा दी गई, इस बारे पूरे विषय में हम देखेंगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट फेमस आर्टिकल्स में से एक है। आए दिन आप देखते हैं कि PILs लगती हैं और मतलब जितने भी आप आसपास देखते हैं कि बहुत सारे केसेस इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। और जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 टाइप की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है, और वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सब अपना वेरेट निकाल लें और कॉपी भी, ठीक है। एक मिनट आप मुझे दीजिए। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसके लिए आपको 2 मिनट के लिए रोका गया था। चलिए आर्टिकल 17 टाइटल क्या है? वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल का टाइटल है। सभी नागरिकों को, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये नागरिकों को है उपलब्ध, सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का पहला क्या दिया गया है अधिकार, पहली स्वतंत्रता क्या है? देखिए सारी स्वतंत्रताएं किसमें दी गई है? 19(1) में। ये ध्यान में रखना है कि 19(1) में सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, 19(1) में ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, ठीक है, स्पेसिफिक दोनों को स्पेसिफाई किया गया है। वाक स्वातंत्र्य अलग लिखा गया है और अभिव्यक्ति अलग लिखा गया है। देखिए ये जो अलग अलग ये दोनों चीजें लिखी गई हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लगता है कि इनका मीनिंग एक जैसा ही निकलता है, लेकिन आप देखेंगे कि वाक स्वातंत्र्य मतलब होता है कि आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। वाक मतलब बोलने के माध्यम से आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपको बोलकर अपने विचार अभिव्यक्त करने का राइट आर्टिकल 19 के तहत मिलता है। और दूसरा शब्द यूज किया गया है अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मतलब ये होता है कि बोलने का जो है उसमें ये है कि वाक स्वातंत्र्य का मतलब है
आपको बोलने का राइट है, आप बोल के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि आप अपने विचार किसी भी तरह से कार्टून के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से, गाने के माध्यम से या फिर किसी नाटक के माध्यम से, आप नुक्कड़ नाटक वगैरह देखते हैं, इनके माध्यम से भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये दोनों शब्दों का प्रयोग, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र, दोनों शब्दों का प्रयोग करने का रीजन यही है। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे गए हैं। ठीक है, कि वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कि इसमें बहुत सारी चीजें आती है। देखिए, पहले जब संविधान सभा में संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, जब संविधान की फ्रेमिंग हो रही थी, उस टाइम ये बात भी कही गई थी कि इसके साथ आपने समाचार मतलब पत्र की जो है मतलब स्वतंत्रता है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और मतलब काफी मेंबर्स थे, जैसे कि जो इस बारे में, जैसे के.टी. शाह थे और एच.वी. कामत थे और ऐसे ही थे दामोदर स्वरूप सेठ। तो जो के.टी. शाह थे, उन्होंने ये कहा था कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये जवाब दिया गया था कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई है वो इस समाचार पत्र की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, क्योंकि समाचार पत्र क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही तो है कि आसपास जो चल रहा है उसके विषय में क्या विचार आप रखते हैं, उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है, समाचार पत्र है। तो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उसके तहत अन्य स्वतंत्रताएं भी आती हैं। मतलब आप कार्टून के माध्यम से बना सकते हैं, जैसे आप देखते भी हैं बहुत सारी चीजें इस तरह की, तो कि आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप टीवी में भी देखते हैं कि किस तरह से कार्टून, वो पिक्चर्स वगैरह न्यूज चैनल्स पर आप देखते हैं। तो इसी तरह से एक पत्रकार थे विनोद दुआ, जो कि बहुत अपने इंडिया के बहुत बड़े पत्रकार रहे और दूसरी बात यूट्यूबर भी थे। तो उन्होंने कुछ अपने वक्तव्य में जो मोदी सरकार है उसके विषय में कुछ मतलब उनकी नीतियों का विरोध किया था। तो उस विरोध के फलस्वरूप शिमला में एक पर्सन थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस बात का उन्हें इतना बुरा लगा कि उन पर उन्होंने देशद्रोह का मामला एफआईआर करवा दी उन्होंने, कि इनके द्वारा ये जो शब्द कहे गए हैं ये क्या है, देशद्रोह है। ठीक है, तो इसके लिए जो विनोद दुआ थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा है वो सब कुछ मतलब मैंने सिर्फ तथ्यात्मक फैक्चुअल डेटा बताए हैं, मतलब जो तथ्यात्मक जानकारी है मैंने सिर्फ वो बताई है, इसलिए ये देशद्रोह नहीं है। और भी मतलब इस जो एफआईआर करवाई गई थी इसमें और भी मुद्दे थे कि ये कानून व्यवस्था से बिगड़ी है, मानहानि हुई है, इस तरह से ये एफआईआर करवाई गई थी। तो ये बाकायदा ये केस था विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लेना, 2020 में हुआ था ये। बनाम भारत संघ। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो दे दिया, लेकिन उसको उन्होंने अपने पास में सुरक्षित रख लिया, कुछ रीजंस रहे होंगे। उसके बाद में जून 2021 में उसमें निर्णय सुनाया गया और ये कहा गया कि पत्रकारों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वो नीतियों की आलोचना करना देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये जो समाचार की स्वतंत्रता वो क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। और जो ये निर्णय दिया गया था वो किसको मतलब रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय आया हुआ था, केदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1962 में ये मामला आया था, जिसमें कोर्ट ने सेम यही बात उसमें कही गई थी कि जो समाचार पत्र की स्वतंत्रता है, वहाँ उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो केदार सिंह थे वो एक लेफ्ट विंग के पर्सन थे, वामपंथी थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो मतलब वर्तमान जो उस टाइम जो कांग्रेस की सरकार थी उनकी नीतियों का विरोध किया था, उस गवर्नमेंट के बारे में अपने विचार उन्होंने रखे थे। तो उस वाद में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि जो समाचार पत्र में के माध्यम से जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो आलोचना, क्योंकि देखिए आपको स्वतंत्रता दी गई है
तो आप जो पत्रकार हैं उनको ये संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वो क्या एक तरह से क्या करते हैं, जो पब्लिक है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो सरकार पब्लिक जनता के द्वारा चुनी गई है, उनसे जनता को क्या प्रॉब्लम है उस सरकार की नीतियों से, वो पहुंचाता है मीडिया, सामने लाता है उस मीडिया। तो जो समाचार पत्र है या जो न्यूज चैनल है वो जो है इस संरक्षण के तहत आते हैं कि उनको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत वो ये स्वतंत्रता है कि वो आलोचना कर सकते हैं, और इस तरह की आलोचना किसमें नहीं आती है, देशद्रोह के मामले में नहीं आती है। तो उसके रेफरेंस के तौर पर इस वाद में किसका रेफरेंस लिया गया था, केदार सिंह वर्सेस बिहार राज्य। नाइनटीन 1962 में इसका रेफरेंस लेकर कोर्ट ने इस वाद में निर्णय दिया था। ठीक है, यहां तक सब क्लियर। और बहुत सारे मतलब 5 जजों की बेंच थी और उसमें उनके द्वारा ये मतलब डिसीजन, ये उस सेम यही डिसीजन उसमें था और वही डिसीजन इसमें दिया गया है। और अभी देखिए जैसे पुराने अभी काफ़ी केस हुए, 19 में अर्णव गोस्वामी वाला मामला है, और आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु न्यूज़पेपर था, और मतलब टीवी चैनल्स के रिलेटेड मामले जो हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हैं कि शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन, कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का राइट आपको दिया गया है किसमें, 19(1) ख के तहत, कि आप शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर सम्मेलन करने का आपको अधिकार है, लेकिन उसमें 2 शर्तें क्या जोड़ दी गई हैं कि एक तो आपका सम्मेलन क्या होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि जिससे अशांति व्याप्त हो। दूसरा निरायुद्ध, आयुद्ध मतलब, निरायुद्ध का मतलब क्या होता है, किसी तरह की आर्म्स एंड एम्युनिशंस नहीं होने चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का मतलब कि आप किसी भी संगम का निर्माण कर सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, इस तरह की स्वतंत्रताएं यहाँ पर आर्टिकल 19 के द्वारा दी गई हैं। ये जो सहकारी सोसाइटी बनाने का जो है ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, पहले ये नहीं था, इसमें ये शब्द नहीं था, सिर्फ संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट घ में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, कि अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, ये राइट दिया गया है। और इन पे निर्बंधन कौन कौन से हैं इनको हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार 19(1) घ में दिया गया है। इसके बाद है अड़ ई, इसमें क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने का और बसने का राइट आपको है। ठीक है, प्रॉपर्टी अर्निंग के जो है कि आप प्रॉपर्टी कहाँ ले सकते हैं वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन आप राज्य क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र कौन सा है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप भारत में निवास कर सकते हैं और कहीं पर भी और बस सकते हैं। क्या लिखा है, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, छ जो है वो चम्माल हटा दिया गया है
79 में लागू हुआ था, 78 में संशोधन हुआ था। इस चीज को आप ध्यान में रखें कि संशोधन कब हुआ है और कब उसको लागू हुआ है। तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाए उसी तरह से आपको आंसर करना है कि क्या पूछा गया है, संशोधन कब हुआ या फिर कब लागू हुआ। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें कि 78 में ये हुआ था और 20/6/1979 से ये लागू हो गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर, ये बात मैं हर बार आपको रिपीट करती हूं, तो ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, संविधान संशोधन कब हुआ या फिर संविधान संशोधन कब लागू हुआ। अगर लागू हुआ कब पूछा जाता है तो 79 आंसर करके आना है। ठीक है। 44वां संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। और संपत्ति के अधिकार को कहां शिफ्ट कर दिया गया है, इस बारे में मैंने आपको समझाया भी था कि जब संशोधन हमने पढ़े थे तो क्या हमने पढ़ा था, परिवर्तन, परिवर्धन और निरसन। परिवर्धन किया जाता है तो मतलब जैसे कि एक ही आर्टिकल है उसमें कुछ सब क्लॉज जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, वर्धन। परिवर्धन मतलब बढ़ा दिया गया है कुछ। निरसन मतलब रिपील, कंप्लीटली उसको हटा दिया गया है। और इसी में आता है क्या, परिवर्तन, मतलब कि कुछ चीजें जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। समझ गए। अब इसके आगे क्या है, जो स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं उन पर क्या किया गया है, कुछ ना कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं, सीमाएं लगाई गई हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई भी राइट्स अगर दिए जाते हैं, अगर उन पर किसी तरह की रोक ना हो, निर्बंधन ना हो, सीमाएं ना हो, तो ये होगा कि पर्सन, हर कोई व्यक्ति क्या होगा, उच्छृंखल हो जाएगा। इसलिए जब किसी भी तरह की स्वतंत्रता आपको मिलती है तो किसी न किसी तरह के निर्बंधन उसके साथ में होते ही होते हैं। ठीक है। इसलिए 2, 3, 4, 5, 6 इसके तहत क्या दिए गए हैं, सारे निर्बंधन दिए गए हैं कि किस स्वतंत्रता के साथ में कौन सा निर्बंधन जोड़ा जाएगा। ये सब हम कनेक्ट करते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, बताइए। बताइए, सब क्लियर।
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आप निर्बंधन, इसमें आप देखते हैं कि निर्बंधन इसलिए लगाए गए हैं कि जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनका किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो, क्योंकि आप जब इतिहास में देखते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि स्थितियां ऐसी हुई हैं जिस वजह से क्या है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि कुछ चेंजेस करने पड़े हैं और इसीलिए ये निर्बंधन इसमें लगाए गए हैं। तो अब वन बाय वन हम, क्योंकि 19(1) आप ये बात ध्यान में रखें कि जो ABCD जो स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं वो सारी 19(1) के अंतर्गत दी गई हैं। तो जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि आप 19(1) के उनमें दी गई है स्वतंत्रताएं, ना कि 2 से लेके 6 तक सारी क्या है, निर्बंधन जो है, सीमाएं जो हैं, जो स्वतंत्रताओं पर लगाई गई हैं वो हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, जब अपना आंसर करें तो ये चीज जरूर देख लें, ठीक है। चलिए 2 निकालिए, अपना बेरेक्ट निकालें। चलिए सेकंड पढ़ेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि खंड 1 के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा, देखिए यहां पे बात किसकी हो रही है, खंड 1 के उपखंड क की, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है कि 2 कौन से पे निर्बंधन लगा रहा है, 3 कौन से पे निर्बंधन लगा रहा है, ये किस मतलब 2 से लेके 6 तक में कौन कौन से पार्ट को शामिल किया गया है, ये आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। तो देखिए जो 2 जो सब क्लॉज है वो बताता है किसको, उपखंड क को, मतलब 1 का जो क है, ठीक है, उस क के बारे में बात करता है। किस पे, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला जो पार्ट है उस पे कौन निर्बंधन लगा रहा है, जो सब क्लॉज 2 है वो, ठीक है। ठीक है, उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत के प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, मतलब कि जो इसमें जितने आपको दिए गए हैं पॉइंट्स, उनके आधार पर क्या है, निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। किस पर, 19(1) क पर, जो वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर जो निर्बंधन है उसके बेस जो है वो इसमें बताए गए हैं, जिसमें क्या क्या है, अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, देखिए एक तो ये है भारत की प्रभुता और अखंडता, ठीक है, और राज्य की सुरक्षा 2, और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, और लोक व्यवस्था या फिर शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय के अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है। कि अगर इसका मतलब ये है कि जो सब क्लॉज 2 है वो ये कह रहा है कि अगर आपके वाक स्वातंत्र्य से या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिनमें से या तो कोई भारत की प्रभुता या अखंडता उससे प्रॉब्लम होती है, या फिर राज्य की सुरक्षा पर सवाल उठता है, या विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो खराब होते हैं, लोक व्यवस्था में दिक्कत आती है, शिष्टाचार में दिक्कत आती है, सदाचार के जो सदाचार है उसके हित में वो नहीं है आपकी वो एक्टिविटी, या फिर आपकी जो अविचार अभिव्यक्ति है या आपका जो कार्य है उससे न्यायालय का अवमान हो रहा है, या फिर मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से कि वर्तमान जो विधि है वो भी अगर आपके अधिकार के प्रयोग से इनमें से कोई
काम हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा करने के लिए नई विधि का निर्माण भी किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू का राइट है, किसका, न्यायिक पुनरावलोकन का, आर्टिकल 13 के तहत। तो लास्ट में ये बात भी लिख दी गई है कि कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं किया जाएगा, कि वर्तमान विधि अगर आप पर निर्बंधन लगाती है वो भी लगा सकती है अगर इस तरह की आपकी एक्टिविटी से ये कोई काम होता है तो। दूसरी बात क्या है कि कोई विधि निर्माण भी किया जा सकता है आपकी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए, कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरह से ना करें जिससे कि क्या हो, किसी तरह की जो राज्य की सुरक्षा में क्वेश्चन खड़ा हो जाए, राज्य के जो अपनी कंट्री के जो किसी कंट्री से मैत्रीपूर्ण संबंध है उन पर क्वेश्चन मार्क लग जाए, इस तरह की ये निर्बंधन है। देखिए, जो निर्बंधन लगाने का रीजन क्या है, मतलब ये जो लगाए, एक तरफ बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं और दूसरी तरह से हमें क्या निर्बंधित कर दिया गया है। तो देखिए, कोई भी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती है। आप कभी सर्वथा बंधन मुक्त अगर आप होंगे तो आप खुद भी कभी इस चीज को फील करेंगे कि आप पर अगर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी लाइफ में ये सब चीजें एक तरह से हमारे निर्बंधन हैं। अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो, निर्बंधन ना होना, उसमें एक स्थिति ये भी है कि आप पर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो, अगर आपका जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए अगर स्वतंत्रताएं हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जैसे समझ लीजिए, घर वाले पॉकेट मनी देते हैं, हर एज ग्रुप की अलग अलग पॉकेट मनी होती है, तो उस पॉकेट मनी में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो समाज है उसमें मोस्टली आजकल तो देखो सभी के द्वारा यही एक्सेप्टेशंस है, कोई भी कुछ भी गलत आदतों का शिकार हो सकता है, कोई सिगरेट पीने लग जाए, कोई ड्रिंक करने लग जाए। तो पॉकेट मनी के जो पैसे हैं उससे आप ये चीजें नहीं करेंगे। ये फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस साथ में होते हैं कि ठीक है, पॉकेट मनी आपको मिल रहा है लेकिन आप ये काम इसमें नहीं करेंगे। इसी तरह से हर चीज, ये आपको एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझने के लिए समझाया गया है कि देखिए, जब छोटी सी चीज में, एक बहुत छोटी सी चीज है वो, उसमें जब रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, तो सोचिए ये हिंदुस्तान के हर नागरिक को दिए गए अधिकार हैं, तो इनमें अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो सोचिए कितनी अराजकता हो जाएगी। तो उस अराजकता को से बचने के लिए और अव्यवस्था से बचने के लिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इनकी बहुत जरूरत थी, इसीलिए ये लगाए गए हैं, ताकि क्या हो, देश की शासन की और समुदाय की मतलब सुरक्षा हो सके, स्वास्थ्य की रख रखाव हो सके और जो मॉरलिटी है वो बनी रहे। इसलिए ये निर्बंधन लगाए गए हैं, जो कि 2 से 6 हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 में आपने देखा है कि कौन कौन से निर्बंधन किस तरह से लगाए गए हैं। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1 कि कौन से ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन था तब थे और कौन से बाद में जोड़े गए हैं। देखिए, जो ये भारत की प्रभुता और अखंडता है, एक तो ये, और दूसरा लोक व्यवस्था, ये पहले नहीं थे, ठीक है। दोनों ही इस बाद में जोड़े गए हैं, लगभग अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़े गए हैं, ठीक है। 16वें संविधान संशोधन 1963 में एक संशोधन हुआ था, 16, ठीक है। देखिए, जो लोक व्यवस्था जो शब्द है वो इसलिए जोड़ा गया था कि एक केस था रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य। उसमें क्या था, उनकी रोमेश थापर जो थे उनकी एक मैगजीन आती थी, क्रॉस रोड। उसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी उसकी आलोचनाएं होती थी। तो उन्होंने जब मैगजीन निकाली तो उनका विरोध हुआ, किस बात को लेकर कि ये मतलब जो मैगजीन में जो बातें लिखते हैं वो क्या है, देशद्रोह जैसी बातें हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत ये मैगजीन छापना, मेरे समाचार पत्र छापना जिसमें कि मैगजीन छापना भी आता है, वो राइट है। और दूसरी बात, उसमें ये कहा गया था कि उससे क्या होता है, लोक व्यवस्था का हनन नहीं होता है, मतलब लोक व्यवस्था इससे खराब नहीं होती है। जो इन्होंने जो शब्द कहा था कि लोक व्यवस्था को बिगाड़ना या फिर खलल पैदा करना राज्य की असुरक्षा में नहीं आते हैं,
क्योंकि देखिए इसमें आप एक देखते हैं कि राज्य की सुरक्षा, तो जो आधार बनाया गया था वो राज्य की सुरक्षा और कि राज्य की सुरक्षा डैमेज हो रही है आपसे और राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। दूसरी बात, इससे लोक व्यवस्था बिगड़ रही है। तो रोमेश थापर का ये जवाब था कि ये जो लोक व्यवस्था है ये शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। तो बाद में संविधान संशोधन किया गया था और बाकायदा संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, ये शब्द, जो गवर्नमेंट थी उनकी बुद्धि सही हो गई थी कि ये शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है, उसके द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। क्या? लोक व्यवस्था शब्द उसमें जोड़ा गया था। और उसके बाद में ही, क्योंकि वो जब वाद था उसमें उस समय ये शब्द उस टाइम नहीं था, इसीलिए रोमेश थापर के द्वारा जवाब में ये कहा गया था कि जब लोक व्यवस्था शब्द है ही नहीं तो आप मेरी ये जो अधिकार है, कौन सा, कि जो मैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जो मेरा राइट आता है, उसमें आप कैसे, आप मेरे खिलाफ ये वाद कैसे ला सकते हैं और किस आधार पर, मतलब इस तरह से तो मेरे जो राइट्स हैं, मतलब मेरे जो स्वतंत्रता का अधिकार है जिसके तहत मेरे को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो इवन उन्होंने खुद ने ही दावा करने की ये स्थिति खड़ी कर दी थी कि आप गलत हैं, ना कि मैं, क्योंकि लोक व्यवस्था शब्द क्या है, इस संविधान में नहीं है। तो बाकायदा ये जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा ये जोड़ा गया था लोक व्यवस्था शब्द। ठीक है। और प्रथम संविधान संशोधन में आप देखते हैं कि नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 31A जोड़ा गया था, 31B जोड़ा गया था, और इसी तरह से आप अभी पढ़ के भी आए हैं कि जो 15(4) जो हमने पढ़ा था वो भी इसमें प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक। तो इस तरह से आप बहुत सारे टॉपिक्स आप इसमें देखते हैं। ठीक है, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, और ये जो कोर्ट होता है उसके अवमान के बारे में, मानहानि के मतलब, और ना प्रभुता और अखंडता, ये इस तरह से सब जितने भी ये जो एक्ट है, अगर इससे ये कुछ भी पैदा होता है आपके अधिकार के प्रयोग के तहत, तो आप पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, निर्बंधन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है, निर्बंधन भी कैसा होगा, बाकायदा जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है युक्तियुक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि निर्बंधन किस तरह का होगा, तो ये होगा कि युक्तियुक्त निर्बंधन आप पर लगाया जा सकता है, कि वो निर्बंधन ऐसा ना हो कि वो उस टाइम उस आपके मतलब जीवन से रिलेटेड, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी तरह की हानि पहुंचा, इस तरह का नहीं है। वो निर्बंधन क्या होगा, युक्तियुक्त होगा, जिसको लगाया जा सकता है। ठीक है। 3 में क्या है, उक्त खंड के उपखंड ख कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उपखंड ख में क्या दिया गया है। ख क्या कहता है, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन, ख ये कहता है। तो अब हम देखेंगे कि ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, अगर जो प्रभुता और अखंडता लोक व्यवस्था के हितों में, कौन से 2 टॉपिक लिए गए हैं उसमें, ख उससे लिया गया है, और ऊपर वाले में से क्यों दो टॉपिक मोस्टली, क्या मतलब 3 में आइडेंटिफाई किसको किया गया है, इन दोनों को, भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था, इन दोनों को आइडेंटिफाई किया गया है। किसमें, 3 में स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप की जो ये वाला जो राइट है किसका, शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन का, उससे अगर किसी भी तरह से क्या होता है, जो एकता और अखंडता है, भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन की अगर ये बिगड़ती है कि आपने सम्मेलन किया और उससे क्या हो गया, भारत की प्रभुता और अखंडता, आपने कोई सम्मेलन किया, और पंजाब जैसे आप देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स हैं जो क्या कहते हैं, नागालैंड हो गया, जिसमें काफी सारी लिस्ट है कि हम अलग देश का हमें बनाना है, हम इस देश से अलग होना चाहते हैं, इस तरह से रिलेटेड आपने भड़कीले भाषण दिए और हम मतलब कंट्री की खिलाफत में आपने कोई एक्ट किया, तो उससे क्या होगी, अखंडता जो है वो डैमेज हो रही है। ठीक है, इसलिए आप शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन का मतलब यही है कि अगर आप भारत की प्रभुता और अखंडता, मतलब ये इसको नुकसान, मतलब इस तरह के सम्मेलन आप नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। और लोक व्यवस्था, और इस तरह नहीं है कि आप
हथियार लेकर, जैसे कि एक बार जो तोगड़िया जो थे वो जो निशान, उनके पास जो त्रिशूल जैसा वो हथियार था, वो मुद्दा भी इसमें काफी चर्चित रहा था। तो आप निरायुद्ध सम्मेलन कर सकते हैं, मतलब आपके पास क्या नहीं होने चाहिए, हथियार लेकर आप नहीं चल सकते हैं। जैसे इसमें काफी वाद रहे हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे लाठी जो होती है उसको लेकर अगर लोग जैसे पद यात्राएं वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको भी बाकायदा गवर्नमेंट के मतलब कोर्ट में बहुत सारे अलग अलग टाइम डिसीजंस आए हैं कि वो लाठी भी किसमें हथियार में आता है या नहीं आता है। इस तरह से निरायुद्ध सम्मेलन ही आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आयुध किसी तरह का प्रयोग में आता है तो उससे क्या होता है, अगर कोई स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, कंडीशन में कोई वहां से जहां से निकल रहे हैं वहां अगर कोई तरह की कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि लड़ाई जैसी स्थिति हो जाए, तो उससे क्या होता है, जनहानि हो सकती है। इसलिए लोक व्यवस्था बिगड़े इस तरह का आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहां तक कि जिस तरह से कोई कोई इस तरह का सम्मेलन करता है जिसमें हथियार लिया गया है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको युक्तियुक्त निर्बंधन, गवर्नमेंट के द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन उस पर लगाए जा सकते हैं। विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को, जैसे कि सीआरपीसी में आप प्रोविजंस देखेंगे तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर आप हथियार लेते हैं, हथियार का यूज करते हैं, तो आपको मतलब उसमें दंड के प्रोसेस के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान विधि और वर्तमान विधि या फिर कोई ऐसा विधि निर्माण भी किया जा सकता है, ठीक है। 4 में लिखा है कि उक्त खंड के उपखंड गए की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था, इसमें कौन से 4 चीजों का योग बताया गया, भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था या सदाचार। देखिए इसमें सदाचार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि इसमें क्या लिखा गया है, सदाचार के हितों में सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या निर्बंधन अधिरोपित करने वाली बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। ये किसको बताता है, गै के विषय में। तो गै में क्या लिखा है, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का राइट, कि आप कोई भी संगम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, लेकिन उस पर निर्बंधन क्या है कि भारत की प्रभुता और अखंडता खराब नहीं होनी चाहिए और लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, सदाचार को सदाचार के लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको याद रखने हैं कि किस किस में क्या क्या है। जैसे 4 में क्या है, प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार, और जबकि 3 में आप देखते हैं कि भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था है, और इसमें 2 में सारे जितने दिए गए हैं वो कि एक के उपखंड जितने सारे दिए गए हैं, इसमें राज्य की सुरक्षा विधि से राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध सारे दिए गए हैं। तो 3 में और 4 में कौन कौन से स्पेसिफिक आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 में क्या लिखा है कि उक्त खंड के उपखंड घ और उपखंड ड़ की कोई बात। घ में और ड़ में क्या लिखा है कि जैसे ड़ में क्या है कि आप कहीं पर भी जाके बस सकते हैं, कहीं पर भी जाके रह सकते हैं। ये हमने अभी जब स्वतंत्रता को पढ़ा है तो इस बारे में हमने देखा है, ठीक है। और सर्वत्र अबाध संचरण, अबाध संचरण और बस जाने की और, ठीक है, ये दिए हुए हैं किसमें, घ में और ड़ में, निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रताएं। उक्त खंड के उपखंड घ और ड़ की 19(1) के घ में और ड़ में जो बातें दी गई है, कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन किसके लिए है, साधारण जनता के हितों के लिए, हितों में, और या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, साधारण जनता के हितों के लिए। देखिए आपको सबसे पहले तो अबाध संचरण की आप किसी भी क्षेत्र में घूम फिर सकते हैं, और दूसरा क्या है, निवास और बस जाने का। तो इसमें क्या लिखा गया कि निर्बंधन किस आधार पर लगाए जाएंगे, पहला तो क्या है, साधारण जनता के हितों में,
दूसरा क्या है, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। तो पहले तो अपने इसको समझेंगे कि साधारण जनता का जो लिखा हुआ है, देखिए साधारण जनता के हितों में इसका मतलब ये होता है कि इसमें आप एक लॉ का एक टॉपिक समझे कि क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए हानिकारक है, उसका वहां पर होना, ठीक है। तो जैसे एक व्यक्ति है, वो यहां निवास करता था, तो उसका कोई एक्ट ऐसा है कि जो वहां के लोग हैं उनमें उसके प्रति डर की स्थिति पैदा हो गई है, तो कोर्ट एक टाइम स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तय कर सकती है, 1 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, कि आप इस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, साधारण जनता के हित में, तो इसमें निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। पहला क्या है, साधारण जनता के हित में। दूसरा क्या है, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। देखिए आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन जो ये लोग हैं ये एक्चुअल में मतलब जैसी अभी दुनिया जैसी चल रही है वैसे नहीं है, ये बिल्कुल इनके मतलब जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। मैं मेरे प्रैक्टिकल बताती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस मेरे उसके अकॉर्डिंग कि मुन्नार में एक, केरला में मुन्नार नाम की एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर एक अन्नामलाई नाम से पर्वत श्रृंखला है। अन्नामलाई क्षेत्र में आप मतलब वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उस पहाड़ पर एक बैरियर्स लगे, एक निश्चित जो टेरिटरी के बाद में उसके ऊपर बहुत ऊंचा पहाड़ है, लेकिन आप उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, वहां पे बैरियर लगाए हैं। तो वो किसने लगाए हैं, गवर्नमेंट ने। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के तौर पर। क्योंकि देखिए ये लोग जैसे हम बोलचाल करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये उस तरह से फ्रैंक लोगों के साथ नहीं है, तो इनके संरक्षण हेतु वो बैरियर्स वहां पे लगाए गए हैं। आप जाएंगे तो आप उसी एरिया तक घूम सकते हैं, बाकायदा आपको वहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया मिलेगा कि आप इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। और आप अगर पूछेंगे तो आपको यही कहा जाएगा कि वहां पर जनजातियां रहती है जिनको डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो गवर्नमेंट ने ये प्रोहिबिट कर रखा है। तो ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस, युक्त निर्बंधन लगा सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं हम 6 कि उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात। 6 में क्या है, वृत्ति, उपजीविका, और ये सब दिया हुआ है कि उपखंड 6 में व्यापार वाला, व्यापार वाणिज्य कि उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से या राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक कि देखिए वृत्ति, उपजीविका, तकनीकी अर्हता है या फिर कोई आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हता। जैसे इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर्स आप देखते हैं कि जितने मेडिकल स्टोर्स होते हैं तो जरूरी है कि आप बी फार्मा या डी फार्मा आपके पास डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप किसी को दवाई दे रहे हैं तो जरूरी है कि आपको उस चीज का नॉलेज हो। तो ये क्या है, वृत्तिक मतलब कि क्वालिफिकेशन बनाई गई है कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से ये एक क्या लिखा गया है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हता। तो ये क्या है, वृत्तिक अर्हता है कि अगर आप मेडिकल स्टोर चाहते हैं तो आपके पास में बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह से राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से, मतलब कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मतलब किसी को राज्य द्वारा और राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम कि अगर राज्य द्वारा संचालित है या फिर राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक कि उनको अपवर्जन किया जा सकता है कि यहां पर इस क्षेत्र में ये काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए हर जगह कमियां होती है,
पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां पे टेररिज्म नहीं है या फिर दूसरी कमियां नहीं है। हम कमियों को देख, सिर्फ कमियां हैं, ठीक है, होती हैं, हर जगह होती है, कोई चीज, इवन कोई पर्सन परफेक्ट नहीं है, कोई भी एरिया वर्ल्ड में कहीं पर भी आप ये देखेंगे कि परफेक्शन कहीं नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हर जगह होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो ये हर जगह है, होती है। टेररिज्म की प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? पूरे वर्ल्ड में आपको टेररिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और लॉ का होना और टेररिज्म का एग्जिस्ट करना, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। लॉ है तो रेप नहीं होते, मर्डर नहीं होते, थेफ्ट की प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या नहीं है? लॉ तो सबके लिए है, लॉ तो हर प्रॉब्लम के लिए है। टेररिस्ट के लिए अगर अलग से लॉ कानून बने हैं तो कानून तो हर चीज के लिए बने हैं। कौन सा अपराध कंट्री में नहीं हो रहा? तो बस जैसे और अपराध हो रहे वैसे टेररिज्म भी है। आप सीआरपीसी और आईपीसी पढ़े, आपको समझ में आएगा कि अलग क्यों रखा गया है। दोनों अलग अलग लॉ हैं, एक प्रोसीजरल है, एक आप बिल्कुल उसमें एक्ट सेक्शंस अपराध मतलब डेफिनेशन है उसमें कि सारे अपराध क्या होते हैं, सिर्फ अपराध बताए गए हैं आईपीसी में। इंडियन पेनल कोड पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों अलग अलग ही है, सीधी सी बात है। कितना पता है? 484 सेक्शंस है सीआरपीसी में, 511 सेक्शन है आईपीसी में। वो बुक बनाने में इतनी मोटी बुक बन जाती, इसलिए अलग नहीं रखा गया है। वो मौलिक विधि है, उसमें बताया गया है कि अपराध कौन कौन से होते हैं, उसमें कुछ बताया ही नहीं गया है, सिर्फ अपराध बताए गए हैं कि इतने टाइप के अपराध हैं ये। दूसरा सीआरपीसी प्रोसीजरल है, वो प्रोसीजर बताती है कि क्या करना है, सब सारी डेफिनेशंस बताती हैं, पुलिस क्या होती है, विक्टिम क्या होता है, पुलिस अधिकारी क्या होता है, पुलिस स्टेशन क्या होता है, डेफिनेशन बताती है। फिर वो प्रोसीजर बताती है, सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है, सब सम्मन कैसे जाएंगे, वारंट कैसे जाएंगे, कोर्ट कैसे चलेगा, सेशन ट्रायल कैसे चलेगी, समन ट्रायल कैसे चलेगी, समरी ट्रायल कैसे चलेगी, सब ट्रायल्स बताती हैं। बयान किस तरह से लिए जाएंगे, लिखे किस तरह से जाएंगे, निर्णय किस तरह सुनाया जाएगा, जुर्माना किस तरह आरोपित किया जाएगा, किस तरह जुर्माना लिया जाएगा, सब चीज़ें, जमानत कैसे होगी, ऐसे करके पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी बताता है। ऐसा कुछ नहीं है ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। देखिए, हम अगर ब्रिटिशर्स बना के गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि आज तक कंट्री उस पर चलती आई है, और उनमें कोई बुराई भी नहीं है। आप जब एक्ट पढ़ेंगे, जब उनको देखेंगे कि कितने शानदार वो बनाए गए हैं। पहले तो इसको देख लेते हैं कि ये क्लियर है क्या सबको? 19 सबको क्लियर है क्या पूरा? उनने सबको क्लियर है, सब कंप्लीट? देखिए, कुछ केस लॉज भी हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। कि एक केस था नवीन जिंदल का वाद, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये क्या था, ये जो हरियाणा के एक वो है बिजनेसमैन है और इनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। आप जनरली इधर जब जयपुर दिल्ली हाईवे पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी। स्पेशली उनके जो फैक्ट्रीज हैं उन पर आप देखेंगे कि तिरंगा फहराया हुआ होगा। तो जो उनके द्वारा क्या था, अपनी फैक्ट्रीज पर तिरंगा फहराया जाता था। तो उस तिरंगा फहराने की वजह से क्या था कि उनके ऊपर वाद लाया गया कि आप तिरंगा इस तरह से आप अपने घर पे, फैक्ट्री पे इस तरह से नहीं फहरा सकते हैं, बिजनेस जो एरिया है, जब क्योंकि वो आपके प्राइवेट काम है तो आप झंडा नहीं फहरा सकते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध चले गए कि मैंने तो देश प्रेम के तहत ये झंडा फहराया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था कि जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है 19(1)(a) के तहत जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत आप अपना, क्योंकि देखिए अभिव्यक्ति जो है वो किसी भी तरह से की जा सकती है, तो आप क्या है, आप अपनी अभिव्यक्ति क्या करते हैं, राष्ट्र प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो आप अपने घर पर, ऑफिस पर तिरंगा फहरा के कर सकते हैं। तो नवीन जिंदल का जो वाद था उसमें ये निर्णय आया था कि जो घर पर या फिर अपने जो फैक्ट्री है, बिजनेस एरियाज में, उस पर झंडा फहरा के आप क्या करते हैं, आप अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। जो तो इसके कारण
ये जो आपकी 19(1)(a) के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, एक ये केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली नवीन जिंदल का केस पूछा जाता है। ठीक है, और एक केस आप और बता देती हूँ आपको, एक कि जो आजकल आप देखते हैं कि जो उम्मीदवार जितने होते हैं उनमें क्या होता है कि देखिए बहुत सारे उम्मीदवार जब हम वोट देते हैं, वो मतलब वोटिंग का जब टाइम होता है, चुनाव होते हैं तो खड़े होते हैं, तो हम किसको चुने? देखिए आप कांग्रेस को चुनते हैं, बीजेपी को चुनते हैं, सपा को बसपा को, आरजेडी को, टीएमसी को, शिवसेना को, जनता दल, किसको आप चुनते हैं वो हमारे ऊपर है। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि जो उम्मीदवार है वो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, तो उस पर कहीं कोई वाद तो नहीं है। तो इस तरह से ये जो पृष्ठभूमि की जानकारी देना जो आप अभी देखते हैं कि अनिवार्य हो गया है, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का 2002 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था। उसमें ये मतलब एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का ये वाद था। उसमें ये डिसीजन दिया गया था। एडीआर का फुल फॉर्म ये है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाद आया था 2002 में, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस वाद में ये निर्णय दिया गया था कि उम्मीदवार जो हैं उनको अपनी पृष्ठभूमि की जानकारी देना जरूरी है, और जो उम्मीदवार की पृष्ठभूमि को जानने का जो अधिकार है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। देखिए इसको आप समझिए, क्या डिसीजन आया कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है उम्मीदवार की पृष्ठभूमि को जानना। तो इसको देखें, आप पूरा समझें कि अभिव्यक्ति उम्मीदवार अपनी पृष्ठभूमि बताए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कैसे जुड़ता है। क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें किसको हम एबल मानते हैं, तो ये हम किस तरह से बताएंगे, हमारे विचार जो है कि ये पर्सन कैसा है और ये हमारी गवर्नमेंट संभाल पाएगा या नहीं, ये जो बात है वो हम किसके माध्यम से बताते हैं, हमारे वोट के माध्यम से। हमारी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं हम, वोट के माध्यम से। तो जब हम कुछ अभिव्यक्ति करेंगे तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम ये जानने का हक रखते हैं कि जिसको हम चुन रहे हैं हमारी सरकार चलाने के लिए, क्या वो नीट एंड क्लियर पर्सन है। तो उसके लिए क्या इस बाद में एडीआर वर्सेस एसोसिएशन फॉर कि वो पर्सन सही है या नहीं, तो उसको बताने का ये था। ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक वाद आया था जिसमें मतलब कि आप देखते ही हैं कि अभी से ये पिछले कुछ 20-22 सालों से शुरू हुआ है कि जो उनकी पृष्ठभूमि के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि नेता जो होगा वो क्वालिफिकेशन बताएगा, अपनी प्रॉपर्टी बताएगा, और दूसरी बात कि क्या है, कहाँ से है, ये सब बातें अभी बताना मस्ट हो गई। ठीक है, सब क्लियर? चलिए बताइए, कोई डाउट? एचवी कामत साहब एक जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने एक बात और कही थी कि हथियार रखने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। लेकिन बाद में क्या था, इस प्रस्ताव को कि हथियार रखने की स्वतंत्रता का प्रस्ताव उन्होंने रखा था, जो बाद में उसको स्वीकार नहीं किया गया था। हालांकि विद लाइसेंस आप रख सकते हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर हमारे संविधान के द्वारा हमें नहीं दी गई है। चलिए,
आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। अब मैं